गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वंस अगेन अ वेरी गुड इवनिंग। आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल, आपके अपने YouTube परिवार लेट्स गेन नॉलेज विद विश्वदीप सिंह में हार्दिक स्वागत है। हमेशा की तरह मुझे आशा है, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो चलिए आज हम अपने कल के सेशन को कंप्लीट करने का प्रयत्न करने कोशिश करें। कल हम बात कर रहे थे ओवरड्राफ्ट के ऊपर, जिसे हिंदी में अधिविकर्ष या अधिविकर्षण भी कहा जाता है। जी हाँ, तो कल हमने ओवरड्राफ्ट को समझा था कि आखिर ये ओवरड्राफ्ट होता क्या है। इसके साथ साथ हमने ओवरड्राफ्ट की सुविधाएं अपने बैंक के द्वारा हम किस तरह प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आवेदन कर सकते हैं, उसे जानने का प्रयत्न किया था। और इसके साथ साथ हमने ओवरड्राफ्ट या अधिविकर्ष की जो विशेषताएं हैं उन्हें भी जानने की कोशिश की थी और जाना था। ठीक है जी। तो आज हम कोशिश करेंगे हमारा ये टॉपिक यानी ओवरड्राफ्ट आज हम इसे कंप्लीट कर सकें और अपने आगे जो ओवरड्राफ्ट के कुछ बचे हुए पॉइंट्स हैं उन्हें पूरा कर सकें। देखिए, तो पहला हमारा पॉइंट होगा कि पहले मैं आपको पॉइंट्स बता दूं, पॉइंट्स वाइज हम बात करेंगे। ओवरड्राफ्ट जो है वो कैसे कार्य करता है। ठीक है, ओवरड्राफ्ट के प्रकार, सेकंड पॉइंट होगा ओवरड्राफ्ट के प्रकार, और थर्ड होगा टर्म लोन और ओवरड्राफ्ट के बीच क्या जो है डिफरेंसेस हैं। ठीक है, और इन्हें ओवरड्राफ्ट को कौन ले सकता है, कौन कौन इसका जो है एडवांटेज उठा सकता है, इसका फ़ायदा ले सकता है अपने बैंक के द्वारा। ठीक है जी। तो चलिए पहले मैं एक क्विक जो है रिवीजन करवा दूं आप लोगों को, ताकि थोड़ा सा दोबारा रिकॉल कर सकें आप ओवरड्राफ्ट को। तो एक बहुत जल्दी से इसकी डेफिनेशन दे देता हूँ। देन ओवरड्राफ्ट क्या है? जो एक्सेसिव विड्रॉ करना। ओवर का मतलब ओवर, ड्राफ्ट का मतलब ड्रॉ, यानी ओवर ड्रॉ करना, यानी एक्सेसिव विड्रॉ करना यानी ओवर ड्रॉ करना ओवरड्राफ्ट कहलाता है। मतलब ये है कि आपके अकाउंट बैलेंस में जो धनराशि है उससे कुछ ज़्यादा धन जो है आप विड्रॉल करने की इसमें आपको फैसिलिटी या सुविधा दी जाती है। इसे ओवरड्राफ्ट या अधिविकर्ष या अधिविकर्षण कहा जाता है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप लोगों को जो है थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान आ गया होगा, रिकॉल कर लिया होगा आपने कि हाँ ये ओवरड्राफ्ट है। देन चलिए हम चलते हैं ओवरड्राफ्ट किस तरीके से कार्य करता है इस पर चलते हैं। ठीक है, देन ओवरड्राफ्ट क्या किस तरीके से कार्य करता है आज हम इस पर बात करेंगे। देखिए, आमतौर पर मान लीजिए अगर आपके बैंक में आपका एक ओवरड्राफ्ट अकाउंट है। ठीक है जी, तो आप जो है आवश्यकता पड़ने पर या आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप एक तय सीमा यानी निर्धारित सीमा, इसमें क्योंकि एक निर्धारण होता है, एक सीमा को निर्धारित कर दिया जाता है आपके बैंक के द्वारा, आपके क्रेडिट स्कोर के आधार पर, आपके जो है अकाउंट बैलेंस यानी आपकी जो हिस्ट्री होती है अकाउंट हिस्ट्री, उसके आधार पर, यानी वही क्रेडिट स्कोर होता है, उसी के आधार पर जो है आपकी एक सीमा को निर्धारित किया जाता है। आप वो ज़रूरत पड़ने पर विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब जब आप विड्रॉ करेंगे, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि किस तरीके से कार्य करता है। ठीक है, जब आप उसे विड्रॉ कर लेंगे, जो अमाउंट होगा उसे विड्रॉल करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि बैंक जो है उस विड्रॉल किए गए धन पर आपसे इंटरेस्ट लेगा। ठीक है, वो इंटरेस्ट तब से शुरू होगा जब जैसे ही आपने उस अमाउंट को विड्रॉल किया, तब से इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा उसी समय से, और तब तक इंटरेस्ट लगता रहेगा जब तक कि आप उस पैसे को बैंक को वापस नहीं कर देते या अपने अकाउंट में वापस नहीं जो है पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो इस अंतराल के बीच आपके ऊपर जो है इंटरेस्ट बैंक लगाएगा, और जो इंटरेस्ट लगेगा वो दैनिक आधार पर लगाया जाएगा, यानी प्रतिदिन के आधार पर लगाया जाएगा। ऐसा नहीं होता इसमें कि मासिक या वार्षिक लगाया जाए, इसमें प्रतिदिन जो होगा मतलब दैनिक आधार पर इंटरेस्ट या ब्याज लगाया जाता है अपने कस्टमर्स के ऊपर इस फैसिलिटी के अंतर्गत। ठीक है जी। अब क्या होता है कि ओवरड्राफ्ट किस तरीके से कार्य कर रहा है आप समझ रहे होंगे, और इसके अलावा जो है देन इसमें क्या होगा कि क्योंकि
इसमें जो है एक सर्टेन पीरियड नहीं होता है, मतलब एक समय निर्धारित नहीं किया जाता है कि आपको इस अंतराल में वापस करना ही होगा। तो इसमें क्या होता है कि आप इसमें जो है एक साथ भी जो है इसे वापस कर सकते हैं, ओवरड्राफ्ट को जो आपने धन निकाला है, ठीक है, अपने अकाउंट से इस फैसिलिटी के माध्यम से। चाहे तो आप इसे एक साथ वापस कर सकते हैं बैंक को, चाहे तो जो है अपने हिसाब से कुछ किस्तों में, मान लीजिए अपने हिसाब से, कोई किस्तें फिक्स नहीं है कि आपको लिमिट जो है कोई ईएमआई के तौर पर नहीं, ईएमआई नहीं है ये, आप अपने हिसाब से जो है उसे पूरा कर सकते हैं, ठीक है। जब आप इस जो भी आपने विड्रॉल किया है इस फैसिलिटी के थ्रू, जब आप बैंक को बकाया मतलब पूरा जो है भुगतान कर देते हैं, अगर भविष्य में फिर आपको ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो आप ये प्रक्रिया को दोबारा फिर अपना सकते हैं, ठीक है। ये जो है ओवरड्राफ्ट होता है एक तरह का एक तरीके का शॉर्ट टर्म लोन मान सकते हैं इसको। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये एक इसमें कोई गारंटी या सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं पड़ती ओवरड्राफ्ट में, लेकिन उसके बावजूद अगर आप चाहें तो इसमें कुछ सिक्योरिटी या संपत्ति को जो है गिरवी रख सकते हैं बैंक के पास। तो ऐसी अवस्था को जो है एक सिक्योर्ड किस बारे में बात कर रहे थे, ऐसी जो परिस्थिति है वो सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट कहलाती है, ठीक है जी। सपोज मान लीजिए कि भविष्य में आप जो है या कोई भी व्यक्ति जिसने ओवरड्राफ्ट लिया है, इस फैसिलिटी को लिया है, उसे इसके थ्रू, इस फैसिलिटी के थ्रू उसने जो भी धन निकाला है बैंक से, जो भी पैसा यूज़ किया है, उसे वापस करने में अगर असमर्थ हो जाता है, ठीक है, तो बैंक क्या करेगा, क्योंकि ये सिक्योर्ड डिपॉजिट होता है ना, सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट हो जाता है, तो क्या करेगा बैंक, आपकी उस संपत्ति की नीलामी करने का, उसे बेचने का उसे अधिकार प्राप्त है और वो अपनी रिकवरी कर सकता है इसके द्वारा। अगर जो भी संपत्ति आपने बैंक के पास गिरवी रखी है और जो ओवरड्राफ्ट के थ्रू आपने जो निकासी की है, मान लीजिए निकासी ज़्यादा है ओवरड्राफ्ट के थ्रू और संपत्ति की जो वैल्यू है वो कम है, तो जो बचा होगा ना, जो इसके जो पैसे में डिफरेंस होगा, वैल्यू में डिफरेंस होगा दोनों के, उसे भुगतान करने का उत्तरदायित्व भी आपका ही बनेगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से तो जो है ये कार्य करती है, ओवरड्राफ्ट प्रक्रिया है वो कार्य करती है। अब ओवरड्राफ्ट जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी या ओवरड्राफ्ट है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो अब हम इस पर बात कर लेते हैं, ठीक है जी। पहला तो हो गया कि फर्स्ट हो गया घर के लिए, यानी होम लोन या घर के लिए ओवरड्राफ्ट देना, ठीक है। अक्सर क्या होता है, ओवरड्राफ्ट जो होता है ना वो घर के लिए भी, घर बनाने के लिए भी दे दिया जाता है, या फिर इसके अलावा ऐसे भी कह सकते हैं कि सपोज़ किसी ने अपना घर बनाने के लिए होम लोन लिया है, ठीक है, और होम लोन को भी अब चुकाने के लिए वो कहीं से फाइनेंस की व्यवस्था करना चाह रहा है, ठीक है, तो उस व्यक्ति को भी ओवरड्राफ्ट प्रोवाइड कराया जा सकता है, ठीक है जी। मतलब लोन को चुकाने के लिए एक तरीके का दूसरा लोन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पहले तो उस व्यक्ति को ओवरड्राफ्ट की जो सुविधा है वो देने से पहले बैंक क्या करेगा, उसकी जो घर होगा, जो मकान होगा, जो प्रॉपर्टी होगी, संपत्ति होगी, उसका मूल्यांकन करेगा और सर्वेक्षण करेगा, ठीक है जी। जब उसका मूल्यांकन कर लेगा तो जो ओवरड्राफ्ट मुहैया कराएगा उसको, तो उस प्रॉपर्टी का 50 से 60% ही मुहैया कराएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है घर पर भी ओवरड्राफ्ट या होम लोन को चुकाने के लिए भी ओवरड्राफ्ट का प्रयोग कर सकते हैं, उससे उसकी फैसिलिटी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट आता है कि सेकंड पॉइंट हमारा एफडी के ऊपर आ जाता है। एफडी के लिए ओवरड्राफ्ट, ठीक है, यानी फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए ओवरड्राफ्ट की सुविधा। इसमें क्या होता है, जो फिक्स्ड डिपॉजिट होता है ये थोड़ा इसके थ्रू ओवरड्राफ्ट मिलना आसान रहता है कंपैरिजन घर या होम लोन चुकाने के लिए हम जो ओवरड्राफ्ट लेते हैं उसके कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि उसकी जो घर की जो वैल्यू होती है, प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है, उसका जो मूल्यांकन करने में थोड़ा बहुत समय लग जाता है, ठीक है जी। लेकिन एफडी में तो ऐसा नहीं होता फिक्स डिपॉजिट में, क्योंकि वो पहले से ही निर्धारित होती है। तो इसमें क्या होता है कि अच्छा खासा जो है ओवरड्राफ्ट भी बैंक के द्वारा अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करा दिया जाता है। लगभग 75% जो है, यानी
एफडी का 75% जो है बैंक अपने कस्टमर को ओवरड्राफ्ट के थ्रू प्रोवाइड कराता है इसमें, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये हो गया। अब थर्ड पॉइंट क्या होता है, जीवन बीमा यानी जीवन पॉलिसी के लिए जो है ओवरड्राफ्ट की सुविधा। अब इसके थ्रू क्या होता है कि जो जीवन बीमा पॉलिसी होती है, बैंक जो है उसके लिए भी ओवरड्राफ्ट की सुविधा मुहैया कराता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एज ए गारंटी लाइफ जो भी जीवन बीमा पॉलिसी जो पॉलिसी होती है उसको रख दिया जाता है, वहीं एफडी को रखा जाता था सिक्योरिटी के तौर पे, और यहाँ जो है इसको जो है जीवन बीमा जो भी जीवन पॉलिसी है, जीवन बीमा पॉलिसी है, किसी भी तरह की पॉलिसी है, उसको रखा जाएगा एज अ सिक्योरिटी के तौर पर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कंपैरिजन एफडी या होम लोन, इसमें जो है पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है ओवरड्राफ्ट मिलने की बैंक के द्वारा, ठीक है। अब इससे आगे जाने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो फिक्स डिपॉजिट था उसमें क्या होता है, सपोज अगर फिक्स डिपॉजिट को जो बैंक के पास एज ए गारंटी आप रखते हैं ओवरड्राफ्ट पाने के लिए, तो जो है आपका जो ब्याज होगा वो कुछ हद तक बैंक आपसे कम लेगा ओवरड्राफ्ट के ऊपर। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अक्सर जो आमतौर पर बैंक लेते हैं ना, जो फिक्स्ड डिपॉजिट पर जो ब्याज हमें मिलता है उससे लगभग 2% ज़्यादा ब्याज लेते हैं, ठीक है, ओवरड्राफ्ट के ऊपर बैंक। एसबीआई इस समय 1% ले रहा है ओवरड्राफ्ट, यानी जो भी उस फिक्स डिपॉजिट पर जो अपने कस्टमर्स को इंटरेस्ट प्रोवाइड करा रहा है उससे 1% ज़्यादा वो ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट लेता है। एसबीआई की बात कर रहा हूँ इस समय, ठीक है। अब वो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है कि सैलरी की जो सैलरी होती है, सैलरी अकाउंट, उसके आधार पर जो है ओवरड्राफ्ट कैसे प्राप्त करें। देखिए जो सैलरी अकाउंट होता है उस पर भी हमें ओवरड्राफ्ट की सुविधा मुहैया कराई जाती है, या हमें बड़ी आसानी से मिल जाती है उसमें। बल्कि इसमें क्या होता है, सैलरी का जो होती है उससे 2 से 3 गुना जो है हमें ओवरड्राफ्ट की सुविधा मुहैया करा दी जाती है सैलरी अकाउंट से, जी हाँ, ठीक है। तो थोड़ा इजी होता है सैलरी अकाउंट पर मिलना। तो इसमें क्या, ठीक है। अब ये तो हो गए ओवरड्राफ्ट के प्रकार। अब हम बात करते हैं कि ओवरड्राफ्ट की सुविधा कौन कौन ले सकता है। प्रश्न उठता हुआ कि कौन ले सकता है। देखिए ओवरड्राफ्ट है यानी अधिविकर्ष है, इसकी सुविधा कोई भी अपने बैंक के द्वारा उठा सकता है, अपने बैंक के द्वारा ले सकता है। शर्त यही है कि उसका जो अकाउंट बैलेंस है, जो अकाउंट है वो उस बैंक में होना चाहिए, उसी बैंक के थ्रू उसको ये सुविधा प्रोवाइड या मुहैया कराई जाएगी, ठीक है जी। चाहे उसका व्यवसाय कोई भी हो, व्यवसाय से मतलब नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, इस सुविधा को प्रदान करने से पहले बैंक आपके जो है क्रेडिट स्कोर को चेक करेगा और आप किस तरह से जो है उसको पुनर्भुगतान करेंगे। जो ओवरड्राफ्ट ले रहे हैं वो आपकी क्षमता को देखेगा, इन 2 चीज़ों को मैक्सिमम देखेगा और आपको ओवरड्राफ्ट की सुविधा जो है मुहैया उस हिसाब से करा दी जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि एक शब्द आता है कि टर्म लोन, ठीक है जी। टर्म लोन और ओवरड्राफ्ट। टर्म लोन के बारे में मैं आपको जो है एक क्विक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि टर्म लोन हमने अक्सर सुना है कि टर्म लोन क्या होता है। टर्म लोन देखिए एक किसी सर्टेन पीरियड के लिए यानी एक निश्चित समय अवधि के लिए जब हम किसी से या किसी बैंक या किसी वित्तीय संस्थान से पैसा उधार लेते हैं, धन उधार लेते हैं, तो उस उधारी को जो है टर्म लोन के नाम से जाना जाता है। ये टर्म लोन हो गया, ठीक है। अक्सर मैं इस टर्म लोन के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि टर्म लोन अक्सर हम सभी ने कभी ना कभी इस बारे में सुना है, लेकिन हम इसे जानते नहीं है कि टर्म लोन होता क्या है। तो ये टर्म लोन हो गया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि टर्म लोन और जो ओवरड्राफ्ट के बीच क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। जब हम बात कर ही रहे हैं टर्म लोन की तो इसमें थोड़ा डिफरेंस भी पता कर लें। देखिए टर्म लोन जो होता है वो एक तरह की कैपिटल का यानी पूंजी का एक प्रकार है, ठीक है। और वहीं जो है ओवरड्राफ्ट होता है एक तरीके का ये क्रेडिट लाइन सुविधा है, ठीक है। टर्म लोन जो होता है ये ईएमआई के आधार पर हम इसे वापस करते हैं, ठीक है। एक ईएमआई बना दी जाती है, सर्टेन पीरियड के लिए वापस करते हैं। लेकिन ओवरड्राफ्ट में ऐसा नहीं होता, इसे या तो हम नगद दें या फिर अपनी सुविधा के अनुसार दें इसमें, ठीक है। सुविधा के अनुसार बैंक को वापस करते हैं, ओवरड्राफ्ट ये होता है।
और इसमें क्या होता है, जो टर्म लोन होता है इसमें जो है एक निश्चित समय अवधि दी जाती है कि आपको इस समय तक वापस करना है पैसा आपने जो भी लिया है। लेकिन इसमें जो ओवरड्राफ्ट होता है इसमें तो ऐसा नहीं होता है। इसमें 12 महीने के लिए जो है 12 महीने के लिए एक सर्टेन जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स कर दिया जाता है कि आपको कम से कम 12 महीने तक का फिक्स कर दिया जाता है, देना होता है। ठीक है जी। अब क्या होता है कि जो टर्म लोन है, टर्म लोन जो है वो जो है एक तरीके का लॉन्ग टर्म फैसिलिटी होती है एक तरह से। और वहीं जो है जो ओवरड्राफ्ट होता है वो शॉर्ट टर्म लोन फैसिलिटी होती है। ठीक है जी। तो ये कुछ अंतर हैं इन टर्म लोन और ओवरड्राफ्ट के बीच में। मुझे आशा है कि आपको ओवरड्राफ्ट समझ में आया होगा काफ़ी हद तक। मैंने ये टर्म लोन और ओवरड्राफ्ट के बीच अंतर इसीलिए आपको बताया है ताकि आप जो है थोड़ा क्लैरिफाई हो जाए, थोड़ा क्लैरिफिकेशन आपको मिल जाए, क्लियरिटी मिल जाए थोड़ी ओवरड्राफ्ट के लिए, टर्म लोन के लिए नहीं। टर्म लोन थोड़ा सा बेसिक बता दिया है और ताकि मैंने कंपैरिजन इसलिए किया है ओवरड्राफ्ट से ताकि ओवरड्राफ्ट को आपको जो है बेहतर तरीके से समझा सकूं कि ओवरड्राफ्ट क्या किस तरीके से कार्य करता है, कैसे मतलब अपना महत्व रखता है। ठीक है, बैंकिंग सिस्टम या इकोनॉमिक सिस्टम में। तो आज के लिए इतना ही और तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, धन्यवाद।